नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल रेलवे द्वारा आयोजित एओएम एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का पार्ट सी डिस्कस करेंगे। पार्ट सी में एस्टैब्लिशमेंट और फाइनेंस रूल से संबंधित 30 क्वेश्चंस हैं जो कि सभी कंपलसरी हैं। तो भाग सी का पहला प्रश्न है, यातायात वही भाग क को सामान्यतः किस क्रम में रखा जाता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जियोग्राफिकल ऑर्डर, रैंडम ऑर्डर, इन ऑर्डर ऑफ देयर अर्निंग्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है यातायात वही भाग क को भौगोलिक क्रम में रखा जाता है। Which of the following is not exhibited in the goods balance sheet? जिसके ऑप्शंस हैं वॉरफेज, डैमरेज, WRF, लेफ्ट लगेज। सो द राइट आंसर इज लेफ्ट लगेज। इनमें से किस आय का समविभाजन नहीं किया जाता है? पार्सल ट्रैफिक, मिलिट्री ट्रैफिक, EFT अर्निंग्स, BPT अर्निंग्स। इस प्रश्न का सही आंसर है मिलिट्री ट्रैफिक का समविभाजन नहीं किया जाता है। किसी रेलवे की शुद्ध आय को यातायात वही से किस भाग में दिखाया जाता है? भाग क, भाग ख, भाग ग, भाग घ। जिसका सही आंसर है भाग घ। फाइंड द ऑड वन आउट। Approximate balance sheet, adjustment balance sheet, accounts office balance sheet, test balance sheet. So the odd one is test balance sheet. PAC किसी वस्तु के लिए किस तरह की खरीद के लिए जारी की जाती है? Single firm only, approved firms only, RDSO approved firms only, none of the above. So, PAC is to be issued for the item required to be purchased from approved firms only. निविदा मूल्य रुपए 5 लाख से 20 करोड़ तक है तो कितनी बयाना राशि ली जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है निविदा मूल्य का 2%, अधिकतम रुपए 20 लाख। GEM किसके द्वारा बनाया गया है? GEM का फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विभिन्न सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए वन स्टॉप पोर्टल है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। GEM is created by Ministry of Commerce and Industry. अगला सवाल है, उपभोक्ता को जरूरी नहीं सामग्री किस फॉर्म पर भंडार डेपो में लौटाई जाती है? जिसके ऑप्शंस हैं सेल इशू नोट, माइनस इशू नोट, DS8 नोट, इंडेंट। आइटम नॉट रिक्वायर्ड बाय यूजर कैन बी रिटर्न टू स्टोर्स डेपो ऑन DS8 नोट। ई रेकॉन मॉड्यूल IPAS में किसके लिए उपयोग किया जाता है? ट्रांसफर ट्रांजैक्शन, रेमिटेंस ट्रांजैक्शन, सेटलमेंट ट्रांजैक्शन, नन ऑफ द अबव। ई रिकॉन का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक रिकॉन्सिलिएशन है। ये एक ऑनलाइन ट्रांसफर ट्रांजैक्शन वेब आधारित पोर्टल है जिसे 1 अप्रैल 2011 को पेश किया गया था। ऑनलाइन के माध्यम से इंट्रा और इंटर रेलवे ट्रांसफर लेन देन को संसाधित करने के लिए इसे विशेष रूप से विकसित किया गया है।
Which of the following is not a plan head? PH10, PH11, PH15, PH53. PH10 is not a plan head. रेलवे की समस्त आमदनी या खर्चा किस शीर्ष में या किस शीर्ष से जमा निकासी होता है? इसके ऑप्शंस हैं कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज कंसोलिडेटेड फंड। रेल कर्मचारी को अधिकतम DCRG दिए जाने की क्या सीमा है? रुपए 25 लाख, रुपए 20 लाख, 10 लाख, 12 लाख। DCRG का फुल फॉर्म है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी। रेल कर्मचारी को अधिकतम DCRG दिए जाने की सीमा 20 लाख रुपए है। प्लान हेड 15 के अंतर्गत कौन सी योजनाएं आती हैं? नई लाइन, अमान परिवर्तन, दोहरीकरण, रेल पथ नवीनीकरण। प्लान हेड 15 के अंतर्गत दोहरीकरण की योजनाएं आती है। What is the full form of DRF? The full form of DRF is Depreciation Reserve Fund. दैनिक पत्राचार में प्रयुक्त होने वाले शब्द डीओ का क्या तात्पर्य है? डीओ शब्द का तात्पर्य डेमी ऑफिशियल है। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों को सीधी भर्ती में कितने वर्ष की छूट दी जाती है? जिसके ऑप्शंस हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। और इस प्रश्न का सही जवाब है 5 साल तक की छूट दी जाती है। ASM ग्रेड वेतन लेवल 6 में सीधी भर्ती या विभागीय पदोन्नति का कोटा कितने प्रतिशत का है? जिसका सही उत्तर है 60:40। चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास, कोई न्यूनतम सीमा नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है चतुर्थ श्रेणी में नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। रनिंग स्टाफ को कितने न्यूनतम गारंटीड किलोमीटर का भत्ता देय है? जिसके ऑप्शंस हैं 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। रनिंग स्टाफ को न्यूनतम गारंटीड 120 किलोमीटर का भत्ता देय है। मुख्यालय से कितने किलोमीटर दूर जाने पर रेल कर्मचारी यात्रा भत्ता का पात्र है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 किलोमीटर। पेंशन का अधिकतम कितना प्रतिशत विनिमय किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं 25%, 33.33%, 40%, 50%। पेंशन का अधिकतम 40% विनिमय किया जा सकता है। पूरी सेवा काल में कितने संशोधित MACP दिए जा सकते हैं? जिसके ऑप्शंस हैं 2, 3, 5 या इनमें से कोई नहीं। पूरे सेवा काल में अधिकतम संशोधित MACP 3 दिए जा सकते हैं। सुविधा आदेश टिकट पर वापसी यात्रा हेतु कितनी अवधि की वैधता रहती है? 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने। सुविधा आदेश टिकट पर वापसी यात्रा हेतु 5 महीने की अवधि की वैधता रहती है। कार्यकाल के नियम अनुसार कर्मचारियों का कितने श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है? 2 श्रेणी, 3 श्रेणी, 4 श्रेणी,
5 श्रेणी। कार्यकाल के नियम या आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट का उद्देश्य रेल कर्मचारियों के काम के समय का निर्धारण और उसे लागू करना, काम के बीच जरूरी विराम, साप्ताहिक अवकाश, ओवरटाइम आदि का नियमन करना शामिल है। कार्यकाल नियमों के अनुसार कर्मचारियों के 4 वर्गीकरण हैं: इंसेंटिव, एसेंशियली इंटरमिटेंट, एक्सक्लूडेड, कंटिन्यूअस। 6 माह अवधि में कितने दिन की HAPL का क्रेडिट दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 दिन। पदोन्नति के लिए निचले ग्रेड में कम से कम कितने वर्ष की सेवा अनिवार्य है? जिसका सही उत्तर है 2 साल। मंडल स्तर पर प्रतिवर्ष कितनी बार प्रेम बैठक आयोजित की जानी चाहिए? जिसके ऑप्शंस हैं 1 साल में 4 बार, 1 साल में 3 बार, 1 साल में 2 बार, 1 साल में 1 बार। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 साल में 4 बार प्रेम की बैठक आयोजित की जानी चाहिए। प्रेम का मतलब है पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट नाम की नई योजना शुरू करने का निर्णय 1994 में लिया गया। इस योजना का उद्देश्य रेल के कार्यों की समीक्षा, निवेशों के कार्यक्रम की समीक्षा, खासकर मकानों और हित सेवाओं के बारे में संगठन को प्रभावी बनाने की तकनीकें, संरक्षा के कार्यों में गुणवत्ता में सुधार आदि है। इस योजना का कार्य रेलवे बोर्ड स्तर, जोनल रेलवे स्तर तथा मंडल स्तर पर चलता है। सभी स्तरों पर 3 महीने में 1 बार मीटिंग लेनी चाहिए, यानी पूरे वर्ष में 4 बार मीटिंग आयोजित की जाती है। डिसिप्लिन एंड अपील रूल के अंतर्गत अपील की समय सीमा क्या है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या 60 दिन? इस प्रश्न का सही उत्तर है डिसिप्लिन एंड अपील रूल के अंतर्गत अपील की समय सीमा 45 दिन की है। एक कर्मचारी को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किए बिना किस नियम के तहत नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है? नियम 8, नियम 9 का 1, नियम 12, नियम 14 का 2। किसी कर्मचारी के जवाब पर विचार कर उसे पद से हटाना या बर्खास्त करने का निर्णय कर लिया जाता है। पुनः जांच कराना आवश्यक नहीं होता। नियम 14(2) के अनुसार जब अनुशासनिक प्राधिकारी संतुष्ट हो कि जांच कराना युक्तिभुक्त और व्यवहारिक नहीं हो, तो लिखित में कारण रिकॉर्ड कर जांच नहीं कराने का आदेश दे सकता है। इस तरह हमने AOM एग्जाम का पूरा पेपर 3 पार्ट्स में डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और मददगार लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर कमेंट जरूर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।